वही 20 रुपए ज्यादा पाने के चक्कर में अनीता काम करने लगती है। कई घंटे बीज बोती रहती है, जहां पानी में से जोंक कीड़े निकलकर अनीता को काटने लगते हैं। सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वे इतने गरीब थे कि उनको एक वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। शीतल, खाने को कुछ बन गया हो तो दे दो, काम पर जाना है। जी थोड़ी देर बैठ जाइए, खाना बस तैयार ही होने वाला है, फिर सब गरम गरम खा ले। तभी चूल्हा टूट जाता है और सारी सब्जी चूल्हे में टूटकर उसमें समा जाती है। ये देख शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से सब्जी बनाई थी, सारी की सारी बर्बाद हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं बहू, मिट्टी का चूल्हा था, एकदम से टूट गया। पिंकी दादी, अब हम क्या खाएंगे, सब्जी तो है नहीं। आज शायद राम जी ने हम गरीबों के भाग्य में सिर्फ ये सूखी रोटी ही लिखी है। बच्चों, खा लो। रतन, पिंकी, बच्चों मैं तुम दोनों को नमक तेल लगा कर दे देती हूँ, उसे खा लो। बहू, तुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही होगी, तू जा, मैं चूल्हा बना दूंगी। शीतल जल्दी से रोटी खाकर काम पर निकल जाती है। जलती धूप में चलते चलते शीतल एक बड़े रिहायशी इलाके में आ जाती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें चमक रही थी। पता नहीं ये दो कौड़ी की नौकरानी ने खुद को क्या समझा हुआ है, इतनी देर से आती है। तभी गर्मी से हालत खराब पसीने में भीगती हुई शीतल आ जाती है। क्यों रे शीतल, कहाँ पर थी? ये कोई टाइम है आने का? मेरी रूमी बेबी कब से ब्रेकफास्ट मांग रही है। आंटी, जल्दी से मेरे लिए बटर सैंडविच बना दो। बस लाती हूँ रूमी बेबी। तभी शीतल रसोई में खाना बनाने आ जाती है और इतने बड़े किचन को देखकर शीतल सोचती है, अमीरों की रसोई में राशन, पानी, घी, मक्खन, हर चीज की पूर्ति होती है। एक हम गरीबों के जीवन संघर्षों भरा क्यों है। चूल्हा बनाओ, लकड़ी लाओ, धुएं से आंखें लाल लाल हो जाती है, तब दो रोटी पकती है। दरवाजे पर छुपकर ये सब मालकिन सुन लेती हैं और इसका गलत मतलब निकालकर शीतल के पास आती है। तो कौड़ी की गरीब, तू मेरे किचन को देखकर नजर मार रही थी, निकल मेरे घर से। नहीं मालकिन, भगवान के लिए मुझे गरीब को काम से निकाल कर मेरे पेट पर लात मत मारिए ना। वो बेचारी शीतल पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसे काम से निकाल देती है। शीतल रोते रोते घर लौट आती है। क्या हुआ बहू, तू आज बड़ी जल्दी आ गई? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया माँ जी। दरवाजे पर खड़ा मुकेश ये सब सुन लेता है। माँ, मेरा भी काम छूट गया। पर तू कितना मेहनती है केशव, और तूने तो कहा था कि इस महीने के बाद मालिक तेरी पगार बढ़ा देंगे, फिर ये सब कैसे? माँ, वो लल्लन है ना, वो आज एक नया मजदूर ले आया। जहाँ मैं रोज के 100 रुपए में काम करता था, वो 70 रुपए में ही काम करने के लिए राजी हो गया, इसलिए मालिक ने निकाल दिया। हे भगवान, सारे के सारे दुख एक ही दिन में पड़ने थे हम गरीबों के घर परिवारों में। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। माँ, प्यास लगी है, मटके में पानी भी नहीं है। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। शीतल हाथ में घड़ा लिए पानी लेने आती है, जहाँ तपती धूप सारी घास जल चुकी थी। वहाँ पर कई सरकारी आदमी पेड़ों में पानी डाल रहे थे, पर उस जलती धूप में उस घास को पानी नहीं दे रहे थे। अरे सभी पेड़ों में अच्छे से पानी डालना। जरा सुनिए भाई साहब, थोड़ा पानी इन घासों में भी डाल दीजिए, कितने मुरझा गए हैं। ये घास थोड़े ना फल देंगे, सूखते हैं तो सूख जाने दो। हे भगवान, तेरी दुनिया में कैसे कैसे लोग हो गए हैं। जो इंसान तो इंसान पेड़ पौधों में दो आंख करते हैं, अगर पेड़ फल देगा तो ये उसी को ही पानी डालेंगे, और बेचारी ये घास गर्मियों में इंसान को बैठने के लिए ठंडक देती है, इनकी कदर नहीं। इनमें मैं पानी डालूंगी। शीतल नदी में से मटकी पानी की भरकर उस घास में डालती है, जिससे उसके दिल को सुकून मिलता है। चलो प्यारे घास, अब तुम फिर से हरे भरे हो जाओ। जल ही तो तुम्हारा आहार है ना, लेकिन मेरा परिवार तो इतने दिनों से बिना खाए पिए बगैर है।
शीतल जब जाने लगी तब उस घास में से आवाज आती है। रुको शीतल, कौन है जिसने मुझे पुकारा? ये आवाज हम घासों की है। तुमने जिस तालाब का पानी हमें डाला था वो जादुई था, इसलिए हम भी जादुई घास बन गई है। इसलिए अब तुम घास का चूल्हा बनाओ जो कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारा धन्यवाद प्यारे घास। जाओ शीतल, बहुत जल्दी तुम्हारे घर के दिन बदलने वाले हैं। जादुई घास का शुक्रिया करके शीतल थोड़ी सी घास को अपने साथ घर ले आती है और घास का चूल्हा बना देती है। माँ, आप जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। तभी अंदर के मन से दुखी होकर शीतल ने दुख जताते हुए कहा, क्या बनाऊं मेरे बच्चों, अन्न का एक दाना नहीं घर में। राशन पानी के बगैर खाना कैसे बनेगा। भूख से बेहाल पिंकी अंदर से एक पतीला लाकर उसे चूल्हे पर रख देती हैं और देखते ही देखते वो पतीला पुलाव से भर जाता। ये सब देखकर शीतल दंग रह गई। हे कृष्ण मुरारी, क्या लीला है, बिना अनाज के पुलाव कैसे पक गया। दादी दादी, कहीं ये घास का चूल्हा जादू का चूल्हा तो नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए राहुल एक पतीला लाकर रख देता है और अपनी इच्छा मांगता है। जादुई घास के चूल्हे, मुझे पनीर वाले चाउमीन खानी है। तभी देखते ही देखते वो पतीला चाउमीन से भर जाता है। रतन ने एकदम ठीक बोला था, ये घास का चूल्हा जादुई चूल्हा है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना बुढ़िया माई, मैं जादुई घास का चूल्हा हूँ। अगर किसी को और कुछ खाना है तो ऑर्डर फरमाओ। मुकेश भी थोड़ा सोचकर अपनी पसंद का खाना मांगता है। सुनो जादुई घास के चूल्हे, मुझे पालक पनीर खाने का बहुत मन है, तुम दे सकते हो? बिल्कुल, पालक पालक पनीर पालक पनीर पालक पनीर खाएगा। तभी जादू से पालक पनीर मुकेश के सामने आ जाती है। आज कितने वक्त बाद इस गरीबी में अपनी मनपसंद का खाना मिला है। माँ शीतल, आप दोनों मांग लो खाना। हाँ प्यारे घास के चूल्हे, मुझे ना आलू पूरी खानी है और मुझको दाल मखनी खाना है। फिर उन सब के भी मनपसंद का खाना आ जाता है। उस दिन शीतल के गरीब परिवार ने पहली बार अपनी पसंद का खाना पेट भर के खाया। माँ शीतल, थोड़ा थोड़ा पालक पनीर चख कर देखो ना, कितना अच्छा बना है। नहीं, मुझे तो अपनी दाल मखनी अच्छी लग रही है और मुझको अपनी आलू पूरी। इतने सालों की गरीबी देखने के बाद आज 1 बरसों के बाद हम गरीबों ने ऐसी शाही दावत खाई है। इस जादुई घास के चूल्हे की चलते किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो इतने दिनों तक गरीबी में हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जला और ना ही हमारे घर में एक चूल्हा भी नहीं था। अब भगवान ने भी दिया भी तो जादुई घास का चूल्हा दिया। माँ जी, क्यों ना इस घास के चूल्हे से ही हम अपना एक खुद का ढाबा खोलकर चलाएं और गरीबों को थोड़ी सस्ते में खाना खिलाएं। इससे आमदनी भी होगी और लोगों की भलाई भी। तुम क्या कहते हो जादुई घास के चूल्हे, क्या तुम हमारा साथ दोगे? घास का चूल्हा मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब घास के चूल्हे की मदद से शीतल और मुकेश ने एक ढाबा खोल लिया और हर तरह का खाना रख दिया। खाना स्वादिष्ट होने के चक्कर में बहुत लोग आते और अच्छी कमाई होती हैं। कुछ ही दिनों में गरीब परिवार के दिन अच्छे होने लगते हैं और शीतल और मुकेश गरीबों की भी मदद करने लगते हैं। जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते उनको फ्री में खाना खिलाते हैं और खुश रहते हैं। सब कुछ कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर एक नहीं बल्कि 3 बहनों की शादी है मेरी। आप परेशान क्यों होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम लो और हर एक काम करो, देखना आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सुप्रिया, ऊपर वाला हमारे घर में पैसे डालने नहीं आएगा। तुम समझो, मैं उतना अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और गरीबी में 3 बहनों की शादी कैसे करूँ? मैं भी आपकी मदद करूंगी, आप चिंता क्यों करती हो? सारा दुख तो इस बात का है सुप्रिया कि जिन पैसे को मैंने इतने सालों तक जोड़ के रखा अपनी बहनों की शादी के लिए, आज आते वक्त रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझसे वो सारा पैसा छीन लिया। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रहे हो?
अब तो सच में मुझे भी चिंता हो रही है। शादी को मात्र 1 महीना ही बचा है। सुप्रिया, पूरे समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहनों को इस बारे में पता चला तो वो शादी ही तोड़ देंगी, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। अब दोनों पति पत्नी बातें करके सो जाते हैं। अब अगले दिन सवेरे हो जाता है। तीनों नंदे घर के काम कर रही होती हैं। वहीं उनकी भाभी चूल्हे पर खाना बना रही थीं। भाभी, आज आप क्या बना रही हो? कुछ खास नहीं, चटनी और रोटी ही बना रही हूँ। अब हम तीनों बहनें की शादी में सिर्फ 1 महीना ही रह गया है। भाभी, अब तो आप हमें हमारी पसंद का खाना खिलाना शुरू कर दो, फिर तो हम कभी कभी ही आया करेंगे आपसे मिलने। भाभी अपनी नंदों की ऐसी बात सुनकर उदास हो जाती है। अरे भाभी, ये क्या, आप तो अचानक से उदास हो गई हो? अभी से आपका ये हाल है, जब हम तीनों शादी करके चले जाएंगे फिर आप क्या करोगी? मुझे मेरी तीनों ननद की बहुत याद आएगी। अब तीनों नंदे अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। भाभी, हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। भाभी अपनी ननदों के साथ खुशी खुशी मिलकर रहती थीं। तीनों ननदें पूजा, सीमा और रेखा बहुत साफ दिल थीं। वे अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थीं। वो दोनों पति पत्नी पैसों को लेकर बहुत परेशान थे। ऊपर से शादी भी पास आ गई थी और वे अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। इतनी भारी गर्मी में नदी से पानी घर तक लाने में बहुत बुरी हालत हो जाती है। काश कि ये गर्मी जल्दी जल्दी बीत जाए। बेचारी ऐसे खुद से ही बातें करते हुए जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में उसकी पुरानी सहेली दिखाई देती है। कुछ लोग उसे सिलाई मशीन दे रहे होते हैं तो वो वहाँ पर जाती है। अरे ममता, ये कौन लोग हैं जो तुझे सिलाई मशीन दे रहे हैं? ये सरकारी लोग हैं। ये लोग घर घर जाकर घरेलू औरतों को सिलाई मशीन देते हैं और सरकार का काम करवाते हैं। महीने की तनख्वाह भी देते हैं। साथ में अगर काम करते रहो तो लोन भी देते हैं। मैंने कल ही अपना नाम लिखवाया था और देखो, आज मेरे पास मशीन आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिलाई की मशीन चलानी तो मुझे भी आती है। मुझे भी अपना नाम लिखवाना है ताकि मेरे घर भी सिलाई की मशीन आ जाए और मुझे महीने की तनख्वाह मिल जाए। इस प्रकार वो भी अब अपना नाम सिलाई मशीन के लिए लिखवा देती है। जिसके बाद अगले दिन सवेरे उसे भी सिलाई मशीन मिल जाती है और वो सिलाई करने लगती है। और शादी के कुछ दिन पहले वो सरकार से अपनी सिलाई मशीन पर 2 लाख का लोन ले लेती है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे काम के चलते हमें लोन मिल गया है। मैं अपनी तीनों बहनों की शादी अच्छे से और धूमधाम से करूंगा। अपने पति को इतना खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। सारी टेंशन मानो खत्म हो गई हो। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं और अब बड़े प्यार से विदा करके ससुराल भेज देते हैं। तुम तीनों मेरी ननद ही नहीं बल्कि मेरी बहनें भी बन रही हो और मेरी सहेलियां भी। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अपने ससुराल में तुम तीनों हमेशा खुश रहो। कभी भी कोई भी परेशानी हो तो अपनी गरीब भाभी को याद कर लेना। जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। भाभी, आपने भी हमें बहुत प्यार दिया है। आप जैसा प्यार आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। दुनिया कहती है कि भाभी माँ समान होती है। आपने तो ये करके दिखाया है। आप हमारी भाभी ही नहीं बल्कि माँ की तरह हो, क्योंकि एक माँ ही इतनी जिम्मेदारी अपनी बेटियों की उठाती है जितनी आपने हमारी उठाई है। भाभी, हम तीनों को आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन चिंता मत करना, हर महीने हम आपसे मिलने आते रहेंगे। अब तीनों बहनें अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। जिसके बाद वो अपनी तीनों बहनें विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तीनों बहनें अपना अपना काम अच्छे से करती हैं। उनके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई भाभी की हालत बहुत बुरे थे। उनका काम भी छूट गया था और लोन भी बाकी था। सुप्रिया, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा काम छूट गया है। वे दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं
कि तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बिजली चली जाती अरे, है। ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एक तो आपकी नौकरी छूट गई है, ऊपर से कुछ न कुछ परेशानी चलती ही रहती है। वे दोनों पास जाकर देखते हैं और समझ जाते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करें? शॉर्ट सर्किट हो गया और घर में सिर्फ उतने ही पैसे हैं जितने में ईएमआई चली जाए। अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और गर्मी में हालत खराब हो जाती है। उनके घर में अभी तक खाना भी नहीं बना था और गैस भी खत्म हो गई थी। लगता है भगवान भी हमें भिगो भिगो कर जूते मार रहे हैं। अभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो अब गैस भी खत्म हो गई। अब उस बेचारी भाभी को गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, जिससे पसीने में पूरी तरह भीग जाती है। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी के दिन काट रहे थे, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और दूसरी तरफ उनकी तीनों ननदें अपने हनीमून पर गई हुई एंजॉय कर रही थीं। जैसे ही हनीमून से वापस लौट आएंगे तो सबसे पहले अपनी भाभी के पास उनसे मिलने जाएंगे। सही कहा तुमने, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर जाएंगे। तीनों बहनें अपने हनीमून पर भी अपनी भाभी को याद कर रही थीं। और अब जैसे ही वो हनीमून से वापस लौटती हैं, तो सबसे पहले वो गांव अपनी भाभी से मिलने आती है और अपनी भाभी को इस हाल में देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, घर में बिजली नहीं है? भाभी गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही है। अपनी भाभी को इस हाल में देखकर हैरान हो जाती है और उनकी चिंता करने लगती है। तभी उन तीनों बहनों को देखकर वहां उनकी पड़ोसन आती है और उनको उनकी भाभी की गरीबी हालत के बारे में बताती है। तुम्हारी बेचारी भाभी कर्ज में डूब चुकी है, न खाने की चिंता न पहनने की, ऊपर से गर्मी में बिजली भी कट गई है। कई दिनों से बिल नहीं भरा था, इसीलिए हमारे रहते हुए इतनी परेशानी उठानी उन्हें पड़ रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब तीनों बहनें जो गिफ्ट्स अपनी भाभी के लिए लाई थीं, उन गिफ्ट्स को अपनी गाड़ी में वापस रख देती है और फिर बाजार जाकर अपनी भाभी के लिए ऐसी फ्रिज और गैस और भी कई जरूरत के सामान खरीदकर घर ले आती है और अपनी भाभी को देती है। अरे, तुम्हारा आना ही काफी था, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारा फर्ज बनता है। अब हम इस घर की बेटियां हैं ना, बस इसीलिए। वैसे बहुत गर्मी हो रही है, भाभी जरा पंखा चलाना। वो दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट नहीं आ रही है। अपनी भाभी की बात सुनकर रेखा खुद ही जाकर पंखा ऑन कर देती है। उन्होंने पहले ही बिल जमा करा दिया था। आप इतनी परेशानी में गुजार रही थी समय, आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा भाभी कि हम इतनी पढ़ाई हो गई है। हमने बिजली का बिल भर दिया है भाभी, अब बिजली नहीं जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी। ये पैसे अपने पास रखो, इससे अपना लोन भर देना और भैया की नौकरी की भी बात कर ली है हमने। अपनी ननदों का इतना प्यार देखकर वो उन्हें गले से लगा देती है और अब सब ठीक हो जाता है।